अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शिराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज की गुफ्तगू में चंद नुकात जिनके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा सोचेंगे, सोच विचार करेंगे कि इनके पीछे कहानी क्या है। एक तो यह है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती वो है कि आज होनी है, और उस हवाले से हुकूमत ने क्या सेकंड थाट लिया और तहरीक इंसाफ को बयानिया कि जो सारी आनी तरामीम हुई है बुनियादी तौर पर, एक तो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए बतौर चीफ जस्टिस बनने के लिए, और दूसरी थी कि सिविलियन के मामला गए कि इमरान खान को फौजी अदालतों में ट्रायल करना। तो एक मकसद हासिल किया गया। तो हुकूमत इस इंप्रेशन को भी डिसमेंटल करने के लिए क्या सेकंड थाट लिए वो बताएंगे आपको। और साथ में ये जो आइनी तरामीम हुई हैं इसके गुबारे में बीएनपी मैंगल ग्रुप के अख्तर मैंगल ने अपने सेनेटर के साथ खड़े होकर, जिनके सेनेटर ने जिन्होंने वोट भी डाला है इन आनी तरामीम को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गुबारे में किस तरह एक तरह से सुई चुभोई है और फिर किस तरह ब्लास्ट हुआ है, और उसको लेके हुकूमत और इस सारे खेल के पीछे छुपे दरपर्दा अनासिर को कितनी हजीमत हुई है, और फिर उस हजीमत को मिटाने के लिए क्या कोशिशें की गई वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर पे काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते क्या कर गए हैं, कि किस केस में उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया है, और इख्तलाफी नोट के अंदर क्या वाकई वो कानूनी और आइनी नुकात तक महदूद रहे हैं या बिलो द बेल्ट जाके भी अपनी साथी जजेस को हिट करने की कोशिश की है। तो इस सारी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस का तकर्रुर। गोया कि नया चीफ जस्टिस अब 3 दिन पहले आइनी तरामीम जो की भी गई हैं तो वो कहती हैं कि जो नया चीफ जस्टिस है उनका तकर्रुर जो जाने वाले चीफ जस्टिस से 3 रोज पहले, तो गोया कि आज रात 12 बजे तक हो जाना चाहिए, जो होगा। और इस दौरान अगर कहा जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो सीनियरिटी पे तीसरे नंबर पर पड़े हैं, 3 टॉप सीनियर जजेस में से किसी एक को लेना है, तो अभी तक तो यही है। और जो कि तहरीक इंसाफ भी कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए ये तरामीम की गई। तो हुकूमत ने सोचा क्यों ना सरप्राइज दिया जाए, क्योंकि इन तरामीम के बाद चीफ जस्टिस का ऑफिस तो अब एक तरह से गोया कि पोस्ट ऑफिस जैसे रह गया है, एक डाकी जैसा ऑफिस रह गया है। उनके पास इख्तियार तो रहे कोई नहीं है, ना तो जजेस की अपॉइंटमेंट और ना ही आइनी जो अदालतें बनानी है उनसे मुतालिक उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उसमें पार्लिमान को घुसेड़ दिया गया है, गोया कि हुकूमत वक्त अपने नुमाइंदों के जरिए सब कुछ करेगी। तो लिहाजा हुकूमत ने ये सेकंड थॉट लिया कि क्यों ना अब जो तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया था कि क्योंकि हुकूमत मंसूर अली शाह साहब को सख्त नापसंद करती है और उनको गर्दानती है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव है, तो बेहतर यह है कि अब चीफ जस्टिस का ऑफिस तो वैसे ही एक तरह से बेअसर हो चुका है, तो मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो इससे वो इंप्रेशन डिसमेंटल हो जाएगा। हुकूमत कहेगी जी देखें हमने तो तरामीम इसके लिए की नहीं थी, और देखें हमने तो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया है। तो जो तहरीक इंसाफ लेके चल रही थी बयानिया वो बिल्कुल एक तरह से बेबुनियाद था, और हुकूमत का किसी भी जज के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो बन भी गए तो ये ऑफिस अब इतना बेअसर हो चुका है कि उनके बनने से भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो अब जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन का ऑडिट कर पाएंगे, और ना ही मखसूस नशिस्तें या कोई और जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्होंने इंतखाबी ज़रदारियों को एड्रेस करना है, किसी हवाले से भी केस जो है वो मंसूर अली शाह साहब आप नहीं सुन पाएंगे, और मोर इम्पोर्टेंटली वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे। अगर जो उसकी फॉर्मेशन के अंदर उनका रोल होगा लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात उनको बना दिया जाना चाहिए। तो ये सरप्राइज भी नाजरीन एक मौजूद है कि जो मिल सकता है इस मुल्क के अवाम को इस इंप्रेशन को डिसमेंटल करने के लिए। लेकिन असल अवामी अवाम को लोगों को मालूम है कि जब चीफ जस्टिस के ऑफिस को बेअसर कर दिया गया है तो मंसूर अली शाह साहब हों या याह्या अफरीदी हों या XYZ हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मामला जो दूसरा है वो है जो हालिया तरामीम हुई आइन के अंदर, और आपने देखा कि किस तरह वही हुआ कि हफ्ता एतवार का दिन गोया कि वो भी तरामीम जो शुरुआत हुई थी तो हफ्ता एतवार को, उसका अख्ताम भी हफ्ता एतवार को हुआ, और फिर नवाज शरीफ जैसे लोग, जरदारी साहब जैसे लोग, बिलाल भुट्टो जैसे और बाकी भी जितने भी अकाबरीन थे, सियासतदान थे, वो सारे उन्होंने रातें जागी और जाके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया।
लेकिन आज कासिम रोंजियो जो कि रोंजो कासिम रोंजो के जो बीएनपी मैंगल के बलूचिस्तान से सेनेटर हैं, जिनका डायलिसिस भी हो रहा था, जो लापता थे, गायब थे, और फिर इलेक्शन जो तरमीम का दिन है उसके दिन पे नमूदार हुए, तो वोट कास्ट कर दिया। नसीमा एहसान उनकी जो दूसरी सेनेटर हैं, गोया कि उन्होंने भी, जब ये प्रोसेस चल रहा था और जहराने पे जहराने दिए जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उधर भी वो, जब उनसे मीडिया ने और हम जैसे लोगों ने पूछा कि क्या आप पे दबाव है, तो उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि हाँ उन पे दबाव है, और ये दबाव के नतीजे में उनको कहा जा रहा है कि वो वोट कास्ट करें। और फिर सेनेट के इलेक्शन में भी जाके वो रो पड़ी जब वो खिताब कर रही थी, और बाद में जाके शीर रहमान और बाकी हुकूमती नुमाइंदे उनके आंसू पूछ रहे थे। तो आज कासिम रोंजो ने आके अपने पार्टी सदर के हमरा इस्तीफा एक तो दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, पार्टी क़यादत की मर्जी के खिलाफ उन्होंने जाके वोट डाला है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि वोट उन्होंने क्यों डाला, वो है कि किस तरह उनको उठाया गया, किस तरह उनको हरासा किया गया, किस तरह उनको मजबूर किया गया कि वह आईनी तरमीम के लिए अपना वोट डालें। तो आज पार्लिमान के सामने खड़े होके, जिस पार्लिमान के ऊपर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस कलमे के नीचे खड़े होकर उसने अपने पार्टी रहनुमा के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम को हकायक बता के चले गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो बहरिया रावलपिंडी फेज 4 में रहते हैं, गोया कि फिर उनके घर के ऊपर धावा बोला गया, और फिर उन लोगों ने धावा बोला कि जो पहले ये सारे मामले को मैनेज करते रहे हैं और लोगों को उठा के और जो है वो जबरन वोट डलवाते रहे हैं, और फिर उनको कहा गया कि पहले मरहले में तुमसे कहा गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकार किया तो उनसे मजबूरन कहा गया, और उनके बेटों को भी कहा गया कि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर भी एक वीडियो पैगाम, बाकायदा बयान, स्टेटमेंट दें कि जिसमें आप कहें कि पार्टी क़यादत ने उनको मजबूर किया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, और उन्होंने मजबूरी में आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना उन्होंने अपने गोए के ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ये वोट दिया था। तो ये सब कुछ अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया के थ्रू हर तक पहुंच रहा है कि किस तरह पार्लियामेंटेरियन को मजबूर करके उनसे ये वोट डलवाया गया। तो जाहिर सी बात है अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको याद है किसी ज़माने में जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने खड़े होकर कहा था कि वो रात भर सो नहीं पाए, उनके ज़मीर के ऊपर बोझ है, उनका दिमाग फट रहा है, वो सच बताना चाहते हैं कि 8 फरवरी को उन्होंने हारे हुए लोगों को जितवाया और जीते हुए लोगों को उन्होंने 70-70 हज़ार वोटों की फ़र्क से हरवा दिया। और इस सारे खेल के अंदर ना वो खुद वो शरीक हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीक हैं, और उस वक्त हम हैरान हो रहे थे कि वो काजी फैसल साहब का भी नाम ले रहे हैं कि उस खेल के अंदर वो भी शरीक हैं। ये तो बाद में पता चला कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बाकी जो फैसले दिए गए थे उससे अंदाज़ा हो गया था कि इस खेल के अंदर मुबैना तौर पर कौन कौन शख्स शरीक है। तो कासिम रोंजो साहब भी ये आज बात करके चले गए, उसके बाद अगरचे उनसे मजबूरन वीडियो पैगाम और नशर करवाया गया, जारी करवाया गया, लेकिन जो हकायक है वो सबके सामने हैं। इसी तरह नसीमा साहबा ने जो बातें की हैं वो भी अब सबके सामने हैं, और बाकी लोग भी जो करेंगे आने वाले वक्त में उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तरमीम कितनी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन काजी साहब के जो अब चैम्बर वर्क की तरफ चले गए हैं, अब जो कोर्ट नंबर 1 है उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का ऑफिस अब गोया के उस तरफ मुंतकिल कर दिए है, वो खुद चैम्बर में बैठ के अब जो उजलत में फैसले दिए गए थे उनके अब फैसले लिख रहे हैं, किसी केस में इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं। जैसे आज उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो अपना इख्तलाफी नोट उन्होंने अमंदो ख्याल साहब ने लिखा है, तवील 17 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसमें भी कानूनी नुकात तो क्या मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त ने रिव्यू पिटिशन डाली थी जो उसके अंदर जबान इस्तेमाल की गई है, काजी साहब के इख्तलाफी नोट में भी बैन ही वही इख्तलाफी जो जबान है वो इस्तेमाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो 8 जजेस ने जिन्होंने ये फैसला दिया है उन्होंने कानून और आइन से तजावुज़ किया है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, उन्होंने गोया के इस सारे मामले को अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया, जो रिव्यू पिटिशन आई थी उनका फैसला नहीं दिया। लिहाजा अगर अब इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो इससे तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। तो गोया कि उन्होंने जाते जाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बताया कि बेशक भाई मेरे आप बेफिक्र हैं, अगर आपने
आइन के ऊपर अमल नहीं किया, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया तो आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है और आपके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। और साथ में ये भी कह गए कि इनके ऊपर क्योंकि रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं हुआ, लिहाजा इसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं बनता। गोया के साथ में ये भी हौसला दे गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि अगर आप उस पर अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं करें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको करना भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहले चीफ जस्टिस आए हैं कि जो अपने साथी जजेस के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो बड़े उससे कह रहे हैं कि जो नहीं कर रहे इस पर अमल दरामद वो दुरुस्त फैसला कर रहे हैं, और अपने साथी जजेस से कहा जा रहा है कि वो आइन से तजावुज़ कर रहे हैं, वो आइन को रीराइट कर रहे हैं। और साथ में वो एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में कहते हैं कि डुअल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने उस वक्त भी आइन को रीराइट किया था। तो काजी साहब मैं ये आपसे पूछता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को उस वक्त उन्होंने रीराइट किया था उसके ऊपर ना तो पीपल्स पार्टी को कोई एतराज है और ना ही मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज है, क्योंकि उस वक्त वो भी सहूलतकार थे। अगर उस वक्त की अदालत सहूलतकार थी तो उस वक्त ये पार्टियां भी सहूलतकार थी, और ये हमें मोतबर जराए बताते हैं कि ये सहूलतकारी करके उन्होंने बाजवा साहब की हमदर्दियां हासिल की और उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान डिसलॉज शुरू हुआ, जिसके नतीजे में फिर 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो अगर आप समझते हैं कि आज उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है तो वो अगर दुरुस्त था रीराइट करना, तो इस रीराइट को आप कैसे गलत कह रहे हैं। और साथ में आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक जो आपने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के 5 रुकनी बेंच को के फैसले को उठा के कूड़ेदान में फेंका, और यहाँ पे आपने कहा कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले हैं उनका वोट काउंट होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, जाते जाते आपने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, आपने भी तो उन लोगों के बारे में कहा है कि उनका वोट काउंट होना चाहिए, जो वो जुर्म संगीन कर रहे हैं उस जुर्म का जो इर्तिकाब कर रहे हैं वो जुर्म बाकी रहना चाहिए, उसकी अहमियत और उसको जरूर आपने बाकी रखा। हाँ, ये जरूर कहा कि जी क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की है, जुर्म तो किया है, किया तो गंदा और गलीज काम है, लिहाजा अब इनको मेंबर पार्लियामेंट रहना चाहिए, लेकिन इसके जुर्म से किसी को फायदा हो रहा है वो फायदा बाकी रहना चाहिए। तो आपने भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, तो आपके बारे में अपने बारे में आपका क्या ख्याल है। और साथ में आप अपने जजेस के बारे में ये कह रहे हैं कि वो अपनी तसही करें, अपनी इस्लाह करें, और नुकात क्या उठा रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखा हुआ है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का लफ्ज़, और मेरे साथी जजेस ने अकलियती वहाँ पे लफ्ज़ अकलियती लिखा है, अकलियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये लफ्ज़ आप कहाँ से लेके आए हैं। या ये कहा गया कि जब मुख्तसर फैसले आप लिख रहे थे तो किस चैम्बर में गोया कि आपने समाअत की है, ना अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया, ना रजिस्ट्रार को बताया, ना काज लिस्ट में डलवाया, ना मुझे पता था, और आप बैठ के करते रहे। और साथ अपने जजेस के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी आप तो उनमें से कई जजेस तो इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, और आप ये झूठ बोल रहे हैं। एक तरह से आप कह रहे हैं कि आपने 8 जजेस ने बैठ के ये समाअत की है, जो उन वजाहती खतूत आए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से या जो दरख्वास्तें हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो गोया कि इस तरह की गुफ्तगू, या अगर मुनीर अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में मुखालफत भी की थी, तो आपको मालूम है काजी साहब कि इस मीटिंग के मिनट्स इस तरह फैसलों में उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन आपने कहा है कि जो रिव्यू पिटिशन हुकूमत कही थी उसकी समाअत से इनकार किया, उसको लगाने से इनकार किया मुनीर अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने। गोया कि सारे मामले में आपने बिलो द बेल्ट जाके हिट करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल तारीख आपके बारे में लिखेगी तो इस मुल्क के आने वाली नस्लें ज़रूर उसको पढ़ेंगी। नाज़रीन, अगले गुफ्तगू अगले नशिस्त में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।